गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट मॉड्यूल में डीसी सर्किट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें कनेक्शन कि रेजिस्टेंस के कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस दो तरीके से जुड़े होते हैं। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध समांतर क्रम में, जिसको हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब रेजिस्टर किस तरीके से जुड़ा हो कि वो श्रेणी में कहलाएगा, और किस तरीके से जुड़ा हो कि वो समांतर में कहलाएगा। तो श्रेणी में या समांतर में, तो जैसे कि हमने बताया, जिसको अब हम लोग किस नाम से सुनेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज के नाम से, और किस नाम से सुनेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे तीन रजिस्टर लेके चला है, तीन रजिस्टर जो कि R1, R2 और R3 है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, किसी बी वोल्ट की बैटरी के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपस में बी वोल्ट की बैटरी के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जो बी वोल्ट से करंट चल रही है, जिसको हम आई से डिनोट किया गया है, वो आई एम्पियर का जो करंट है वो क्या कर रहा है, आप फिगर में अगर ध्यान देंगे तो दिखेगा क्या कि जो आई करंट है वो पहले R1 के थ्रू पास होगा, और फिर R1 के थ्रू पास होने के बाद फिर ये R2 में फ्लो करेगा, और फिर R2 के थ्रू पास होने के बाद ये फिर R3 में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखेगा या ये समझ में आएगा कि जो करंट R1 में पास हो रहा है, सेम वही करंट आपका R2 में पास हो रहा है, और जो करंट R2 में पास हो रहा है वही सेम करंट आपका R3 में पास हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े, चाहे वो 2 हो या 3 हो या 4 हो, या मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो, अगर वो श्रेणी में जुड़े हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी आपको इस फिगर से देखने को मिलेगा क्या कि उनमें जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी, मतलब करंट इज इक्वल फॉर ऑल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी बात करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हम लोग कहेंगे द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज इफ दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इफ दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी हमने बताया क्या है। पहले प्रॉपर्टी की लिए बात करेंगे कि करंट इज इक्वल इन ऑल रजिस्टर, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगा, हमारा सारे रजिस्टर के लिए सेम होगा, चाहे वो रजिस्टर R1 हो या R2 हो या R3 हो या R2। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट कि जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये करंट फ्लो करने के कारण क्या है कि R1 के थ्रू पास होने के बाद यहाँ R1 के अक्रॉस समथिंग वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को हमने नोट किया है V1 से। इसी तरह जब वही सेम करंट R2 के थ्रू फ्लो करेगा तो R2 के भी समथिंग ड्रॉप होगा, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, V2, उसको हमने V2 से डिनोट कर रखा है। इसी तरह जब वही सेम करंट I R3 के थ्रू पास होगा तो वहां पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे V3 से, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम V3, उसको हम डिनोट करेंगे V3। इस तरीके से देखेंगे कि उस करंट के पास होने से, उस I करंट एम्पियर की धारा के पास होने के कारण वहां पे तीन वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। R1 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप V1 है, R2 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप V2 और R3 के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस का V2 और R3 के क्रॉस का V3। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वैल्यू V1 किसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे किससे,
ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि I प्रोपोर्शनल टू B, जहाँ पे I की प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वहाँ पर साइन हम कांस्टेंट हम यूज करेंगे, जिसके डिस्कस पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था कि वो वैल्यू किसके बराबर होता है, I इक्वल टू 1 अपॉन R इनटू B के बराबर। तो जहाँ से B बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि B इक्वल टू I इनटू R। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे क्या कि अब ये V1 की वैल्यू क्या होगा, वो ओम्स लॉ से लिखेंगे, वो वैल्यू क्या होगा I इनटू R। इसी तरह से जो V2 है उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, वो लिखेंगे हम लोग V2 इक्वल टू I इनटू R। उसी तरीके से जो थर्ड वोल्टेज ड्रॉप है जो V3 है, जो कि किसके क्रॉस का है, R3 के क्रॉस का, वो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे हम लोग I इनटू R3। तो अब बात करेंगे कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 V2 V3 वो क्या होगा, वो दूसरे प्रॉपर्टी में वो बात करेंगे कि दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे। एक प्रॉपर्टी तो पहले डिस्कस कर लिया फिगर से समझ करके कि जो करंट की वैल्यू होगी वो सारे रेजिस्टर के लिए सेम होगी। तो दूसरे प्रॉपर्टी के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या समझना है कि ये रेजिस्टर क्या लिखा हुआ R1 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ R2, ये यहाँ क्या लिखा है R3, मतलब ये तीन अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टर है, इसलिए वो R1 R2 और R3 लिखा है। अगर वो सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस होते हैं तो यहाँ पे केवल एक वैल्यू लिखी होती R, या अगर ये दोनों सेम मटेरियल के होते तो या तो ये पूरा R1 लिखा होता या तो पूरा ये R2 लिखा होता। अगर ये दोनों पूरे सेम मटेरियल के रेजिस्टेंस होते तो या तो ये पूरा R2 लिखा होता या तो ये पूरा R3 लिखा होता। यानी कि यहाँ पे अलग-अलग वैल्यू लिखा है, यानी कि ये R1 लिखा है, ये R2 लिखा है, ये R3 लिखा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस है, ये अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस है, ये अलग। ठीक, तो ये अलग-अलग वैल्यू शो होने के कारण क्या होगा, I की वैल्यू तो यहाँ पे देख रहे हम सेम है, कि यहाँ पे भी I मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी I मल्टीप्लाई है, यहाँ पे, लेकिन R की वैल्यू अलग-अलग है, यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। तो कहने का मतलब ये जो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट होकर के आएगा V1 की वैल्यू, जो V2 की वैल्यू कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप होकर कैलकुलेट होकर आएगा, और जो V3 की वैल्यू कैलकुलेट होकर करके वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में आएगा, वो वैल्यू क्या होगा, इस R1 R2 R3 की वैल्यू अलग होने के कारण ये वैल्यू क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस तरीके से दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग कह सकते हैं क्या कि वोल्टेज ड्रॉप across each resistor is not equal। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जो सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या समझेंगे कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक रेजिस्टर के क्रॉस का, वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपको कहीं भी पहचानना है कि दो दिए हुए रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है या नहीं है, तो आपको इन दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी चेक कर लेना है, या तो पहली प्रॉपर्टी चेक कर लेना है तो दूसरी प्रॉपर्टी चेक कर लेना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताया गया है कि the resistors are in series if they have the following property। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी करंट इज इक्वल इन ऑल रेजिस्टर्स, मतलब करंट की वैल्यू जो आपका यहाँ सोर्स से चल रहा है वो सारे रेजिस्टर्स में क्या होगी, सेम होगी, तभी ये सारे रेजिस्टर आपस में क्या कहलाएंगे, सीरीज में कहलाएंगे। दूसरा क्या प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि इनके क्रॉस होने वाले हर एक रेजिस्टर के क्रॉस होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नॉट इक्वल होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। उससे पहले थोड़ी सी जो चीज और डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि सीरीज के केस में हमारा क्या होता है कि ये जो टोटल वोल्टेज होता है, जिसको हम टोटल वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज कहते हैं, सप्लाई वोल्टेज जिसको हम लोग किससे डिनोट किए, कैपिटल V से, वो V किसके बराबर हो जाएगा, वो V किसके बराबर हो जाएगा, वो V किसके बराबर होगा हमारा V1, ये जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप R3 के, इनके सम के इक्वल होगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, ये ओवरऑल सर्किट का ड्रॉप है। ये जो V है ये किसका ड्रॉप है, इस ओवरऑल सर्किट का ड्रॉप है।
लेकिन V1 किस कर रहा था, केवल R1 का, V2 किस कर रहा था, केवल R2 का, और V3 किस कर रहा था, केवल R3 का। तो जब इसको आगे समझेंगे तो अगर हमारा ओवरऑल सर्किट का कुछ टोटल रेजिस्टेंस R टोटल है, तो उस रेजिस्टेंस R टोटल की वैल्यू हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिखेंगे कि टोटल सर्किट में करंट वही है, टोटल करंट I, लेकिन अब इस अगर इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस R टोटल है तो क्या यहाँ पे V की जगह क्या लिखेंगे, I into R टोटल, जो कि किसके बराबर होगा, V1 की वैल्यू आपने क्या लिखा था, IR प्लस V2 की वैल्यू क्या लिखा था आपने, IR2, V3 की वैल्यू क्या लिखा था आपने, IR2। तो यहाँ से जब हम लोग I कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, I R टोटल, I into R टोटल इज इक्वल टू I into ब्रैकेट में R1 plus R2 plus R3। तो यहाँ से जब क्या हो जाएगा हमारा I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये R टोटल किसके बराबर हो जाएगा हमारा, R1 plus R2 plus R3, ठीक। जिस R टोटल को हम लोग बाद लास्ट में क्या कहते हैं, R इक्विवेलेंट, जिसको आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा समतुल्य प्रतिरोध, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध मतलब किसके समतुल्य, इन तीनों के समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, तो इन तीनों रजिस्टर के समतुल्य कौन सा रजिस्टर होगा उसी को हम समतुल्य प्रतिरोध या R इक्विवेलेंट कहते हैं। तो जिसका जनरल भाषा में हम लोग R टोटल कहेंगे, R टोटल कहेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3, ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हमारा इसमें दो R3 के बाद R4, R5, R6 भी होता है तो इसके बाद ये प्लस लग कर करके एंड सो ऑन हो जाता है। मतलब अगर आपको 4 रजिस्टर होते तो R1 plus R2 plus R3 plus R4, अगर 5 होते तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5, इसी तरह से एंड सो ऑन कर करके हमारा ये रजिस्टर है। तो कहने का मतलब अगर रजिस्टर सीरीज में है तो इन दो प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये जो टोटल वोल्टेज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, इस V1, इस V2 और इस V3 के सम के इक्वल होगा। और साथ ही साथ अब इस सर्किट का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा जिसको हम R इक्विवेलेंट कह रहे हैं या R टोटल कह रहे हैं, वो वैल्यू किसके बराबर होगा, R1 plus R2 plus R3 एंड सो ऑन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। तो रजिस्टर इन पैरेलल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसके फिगर के बारे में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हम लोग एक फिगर लेके चले हैं जहाँ पे दो रजिस्टर है, एक R1 है एक R2। ये दो रजिस्टर इस तरीके से इस B वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो B वोल्ट का बैटरी है वो जब अगर इस कनेक्शन को क्या करेगा, I एम्पियर का सप्लाई करंट प्रोवाइड करेगा, तो वो I एम्पियर का जो सप्लाई करंट होगा वो क्या होगा, आगे ये चल कर करके उसको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो उसके पास दो पाथ होंगे। उस दो पाथ में क्या होगा, वो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो जब वो करंट डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे फिगर के अनुसार आपको क्या दिखाया गया है कि R1 में वो एज ए I1 की तरफ फ्लो कर रहा है और R2 में वो एज ए I2 की तरफ फ्लो करेगा। R1 में क्या बताया जा रहा है आपको कि एज ए वो I1 की तरफ फ्लो कर रहा है और R2 में क्या बताया जा रहा है कि वो एज ए I2 की तरफ फ्लो करेगा। अब बात करेंगे कि जब करंट का फ्लो किसी रजिस्टर में होता है तो वहाँ पे समथिंग वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसा कि आपको पिछले वाले में बताया गया कि समथिंग क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। तो जब R1 के क्रॉस फ्लो कर रहा है, वो R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसके क्रॉस होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप उसको हमने नोट कर रखा है V1 से। और इसी तरह जब R2 के थ्रू जब वो करंट एज I2 के फॉर्म में फ्लो कर रहा है तो उसके क्रॉस के ड्रॉप को हमने नोट कर रखा है क्या, V2 से। अब ये ड्रॉप V1 और V2 है। अब हमने अभी बताया कि जो ड्रॉप होता है वोल्टेज ड्रॉप उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, ओम्स लॉ का यूज करके। और ओम्स लॉ कहता क्या है कि V I × R। यहाँ तक आपको सिंपली समझ लेना है कि जो V1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी,
V1 की वैल्यू होगी हमारा I1 इंटू R1 के बराबर होगी, और जो V2 की वैल्यू होगी वो क्या होगा I2 इंटू R2 के बराबर होगी। तो ये तो आपको पहले क्लियर हो गया कि V1 किसके बराबर होगा, V2 किसके बराबर होगा। अब बात करेंगे कि अगर रजिस्टर पैरेलल में है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो बात करेंगे कि इफ two or more than two resistors are in parallel, then they have the following property। तो following property में नंबर 1 प्रॉपर्टी की पहले बात करेंगे कि पहला प्रॉपर्टी क्या होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि आपने क्या देखा फिगर में, आपको फिगर में क्या दिखाया गया है, समझाया गया कि जो करंट का फ्लो है हर एक रजिस्टर में, वो करंट का फ्लो क्या है अलग अलग है। वो करंट का फ्लो क्या है अलग अलग। R1 के लिए करंट का फ्लो एज I1 है और R2 के लिए करंट का फ्लो एज I2 है। लेकिन अभी पिछले फिगर में आपको बताया गया जो सीरीज वाला पढ़ाया जा रहा था आपको कि R1 हो या R2 हो या R3 है, उनमें जो करंट का फ्लो है वो क्या है सेम है। लेकिन पैरेलल के केस में क्या बताया जा रहा है कि करंट का फ्लो क्या है हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग है। तो आपको पहला प्रॉपर्टी में बात करना है कि यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि करंट इज इक्वल इन ऑल रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि करंट इज नॉट इक्वल फॉर ऑल रजिस्टर। मतलब इसमें क्या होगा करंट की वैल्यू क्या होगी सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे करंट इज नॉट इक्वल फॉर ईच रजिस्टर। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये मिल गई कि फिगर से आपको समझते देखते हुए समझते हुए क्या आपको समझ में आ गया कि हर एक रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू एक समान नहीं हो सकती। ठीक, इस केस में if they are connected in parallel। नंबर 2 की बात करें कि जो नंबर 2 है वो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे फ्लो करने वाला जो करंट है I1 उसके क्रॉस होने वाले ड्रॉप जो V1 है, इसके इस R2 में जो फ्लो करने वाला करंट है उसके क्रॉस होने वाला जो ड्रॉप आपका V2 है, वो दोनों ड्रॉप क्या होंगे, वो दोनों ड्रॉप इसके बराबर होंगे टोटल सप्लाई वोल्टेज के। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि voltage drop across each resistor are equal। क्या बताया जा रहा है आपको कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हर एक रजिस्टर तो इस फिगर में हम दो रजिस्टर लेकर के बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे क्या कि V1 के R1 के क्रॉस होने वाला ड्रॉप V1 और R2 के क्रॉस होने वाला ड्रॉप V2, ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या V1 = V2। लेकिन अब ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होंगे जो हम सप्लाई के फॉर्म में दे रहे हैं। तो सप्लाई के फॉर्म में क्या दे रहे हैं V दे रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगे V के बराबर। तो ये V के बराबर में तब तक ही होंगे जब तक इनके बीच में कोई रजिस्टर नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक अनदर रजिस्टर आ गया तब ये V के बराबर नहीं है। अब ये केवल V1 V2 ही बराबर है, लेकिन जब तक ये रजिस्टर नहीं है, यानी कि जब तक हम लोग सिंपली पैरेलल पढ़ रहे हैं तब तक ये इक्वल है। अभी इसके बाद क्योंकि हमारा एक कनेक्शन आएगा रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तो अभी हम सिंपल पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि जब तक ये सिंपली पैरेलल कनेक्टेड है तो वहां पे क्या होगा V1 V2 के बराबर होगा, और ये जो V1 V2 के बराबर होगा किसके बराबर होगा सप्लाई वोल्टेज V के बराबर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो ये जो दो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी रजिस्टर पैरेलल में है उनको पहचानने के लिए, तो पहले दो प्रॉपर्टी बताया गया है कि रजिस्टर करंट इज नॉट इक्वल फॉर ईच रजिस्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर आर इक्वल। तो अगर हमको इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी दिखती है रजिस्टर के बीच में तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रजिस्टर पैरेलल में है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि रजिस्टर सीरीज में है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसके वोल्ट क्या नाम है इक्विवेलेंट रजिस्टर की, इक्विवेलेंट या टोटल रजिस्टर की। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है, टोटल रजिस्टर होता है, वो पैरेलल के केस में क्या होता है जो कि आपको इंटरमीडिएट में बताया जा चुका है, वो क्या होता है कि 1/1 R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2। ठीक, इसी तरह अगर एक दो रेजिस्टेंस और पैरेलल में जुड़े होते
तो पैरेलल में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं इसकी पहचान आपको सिंपली बता दी गई। कैसे करना है कि अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपको कहना है कि वो पैरेलल में जुड़े हैं। तो और भी अगर रजिस्टर होते R3 होता R4 होता तो इसको एंड सो ऑन कर करके 1 प्लस R3 कर लेते, 1 प्लस R4 कर लेते, अगर और भी हैं तो इस तरह से कर लेते। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, दो रजिस्टर को लेकर के बात कर रहे हैं। तो दो रजिस्टर को लेकर के बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक R1 है एक R2 है। तो केवल हम लोग इतने तक ही बात कर रहे हैं। इतने तक की बात जब करेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन टर्म है। 1 अपॉन R1 और R1 अपॉन R2 ये क्या फ्रैक्शन टर्म है। तो 1 अपॉन R1 फ्रैक्शन टर्म को सिंपली ऐड करने के लिए आपको पता है पहले एलसीएम का यूज करते हैं। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशन देखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 अपॉन R1 इनटू R2। तो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के फॉर्म में, जब इसको हम R इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हमारी क्या, वो वैल्यू हमारी हो जाएगी R1 इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट किस केस में, ये हमारा हो जाएगा किस केस में, हमारा पैरेलल के केस में। तो कहने का मतलब अगर ये वैल्यू आपका 2 ओम है, ये वैल्यू आपका 3 ओम है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या है, तो आपको सिंपली इस फार्मूले पे ध्यान देना है। ये फार्मूला क्या कहता है, ये क्या कहता है कि R1 into R2, मतलब अगर ये 2 है, R1 2 है और R2 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 3 is equal to 6। या तो एक स्टेप लिख लेते हैं 2 into 3 अपॉन 2 plus 3। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5 और 6/5 कितना होता है 1.2, 6/5 होता है 1.2। ठीक, ये बात हो गया हमारा क्या R इक्विवेलेंट का। तो ये जो फार्मूला है वो कितने केस के लिए हमने बताया, ये फार्मूला जो तैयार किया हमने तैयार किया दो रजिस्टर के लिए। देखिए अगर ये हम लोग यहीं 3 लेके चलते, 3 लेकर के चलते अगर, तो उस केस में हम ये लिख सकते थे प्लस R3 डिवाइडेड बाय इनटू R। ऐसा नहीं है, इस केस में ये हमारा स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। ये जो स्टेप बताया जा रहा है आपको क्या किसके लिए बताया, अभी दो रजिस्टर के लिए बताया जा रहा है। तो अब बात करेंगे कि दो रजिस्टर को हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगर दो रजिस्टर जैसे 2 और 3 पैरेलल हैं तो ये तो हमने पहचान लिया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक मैथमेटिकल सिंबल बताया गया है पैरेलल साइन का। और पैरेलल साइन को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इस तरीके से, ये पैरेलल साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमको अगर कहना है कि सर्किट में जुड़े हुए जो 2 ओम और 3 ओम के रजिस्टर हैं वो आपस में पैरेलल में हैं, तो आपको करना क्या है, सिंपली 2 और पैरेलल साइन, मैथमेटिकल पैरेलल साइन बना देना, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना। इससे आपका जो एग्जामिनर होगा या जो इवैल्यूएटर होगा या जो आपको पढ़ाने वाला होगा वो समझ जाएगा कि आपको ये क्लियर है कि जो 2 और 3 ओम के रेजिस्टेंस इस सर्किट में जुड़े हुए हैं वो पैरेलल हैं। तो वो आपसे ये प्रॉपर्टी नहीं पूछने जाएगा, क्योंकि वो आपको काफी जांचेगा और जब काफी आपको इवैल्यूएट करेगा तो वो देखेगा क्या कि आपको ये क्लियर है कि नहीं कि 2 और 3 पैरेलल हैं। तो ये चीज नहीं पड़ेगा उस टाइम, वो आपने यहाँ सिंबल बना दिया, यानी कि आपको ये इतना डाटा क्लियर है कि वो 2 और 3 ओम के जो रेजिस्टेंस वो जुड़े थे अंदर सर्किट में वो आपस में पैरेलली जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे कि अगर हमारे दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, आपने प्लस साइन का यूज किया। तो आपको यानी कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उस केस में अगर आपने क्या दिखाना है कि 2 + 3, तो 2 + 3 लिख दिया तो यानी कि आपका वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपस में ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि सीरीज में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएगा। तो हमने बताया कि अगर पैरेलल में जुड़ा है तो आप इस तरह से लिखेंगे 2 + 3, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको इसमें एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ना इधर की ना इधर, सीधे आपको ये मैथमेटिकल सिंबल आपको क्लियर कर देगा। तो अभी हमने बीच में डिस्कस किया था कि अगर ये 3 हो तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो आपको ये यूज करना है केवल 2 तक ही यूज करना है, R1 * R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। 3 तक के केस में इस तरह से नहीं यूज करना है आपको कि R1 * R3 R1 * R2
इंटू R3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें थोड़ा यहाँ पे आपको फिर से समझाया जा रहा है कि अगर हम 3 की केस की बात करें तो अगर 3 रजिस्टर हमारे सीरीज पैरेलल में है तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हमने बताया दो के तक केस में क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लेकिन अगर 3 का केस होगा तो आप अगर यहाँ इंटू मल्टीप्लाई R3 कर दिया और यहाँ नीचे प्लस R3 कर दिए तो ये चीज हमने बताया ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप इसको सिंपली सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि इस केस में जब 3 को हम जोड़ेंगे तो ये चीज नहीं आएगा। देख लें आप लोग 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, अब इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा वही आपका R1 into R2 प्लस और into R3। लेकिन जब हम इसको इसमें डिवाइड कर करके जो रेस्ट वैल्यू वहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा वो R2 R3 के बराबर होगा। इसका इसमें डिवाइड करके के जो रेस्ट वैल्यू है जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी R3 R1 के बराबर हो जाएगा। फिर इसका जो वैल्यू है इसमें डिवाइड कर करके जो रेस्ट वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका R1 R2 हो जाएगा। तो जब आप इसको ये अभी किस फॉर्म में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के फॉर्म में, तो R इक्विवेलेंट के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये डाटा क्या हो जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो ये वैल्यू किसके बराबर मिल रही है आपको, इसके बराबर, ना कि इसके बराबर। तो हमने बताया कि आप अगर डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि सर ने बताया था कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, अब R3 आएगा तो लो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन टर्म का वो तो मैच करेगा लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो नहीं मैच करेगा। इस तरीके से आने वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी रॉन्ग होगी। इस तरीके से अगर हमको 3 वैल्यू अगर हमारे साथ क्या है पैरेलली जुड़े हुए हैं तो उसको सॉल्व करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये समझ लिए कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत है। अब बात करेंगे कि 3 वैल्यू रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे। तो मान लीजिए हमारे साथ 3 रजिस्टर हैं 2 3 और 4 पैरेलली जुड़े हुए हैं, मतलब एक रजिस्टर और यहाँ पे लगा हुआ है जो कि R3 है। तो अगर 3 वैल्यू रजिस्टर हमारा पैरेलल में जुड़ा है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखना है। अब आपको ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने समझ रखा है कि ये तीनों पैरेलल में, तो समझ रखा है कि ये पैरेलल में, तो आपको करना क्या है पहले रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने का हमने बताया तरीका क्या है, मैथमेटिकल सिंबल पैरेलल से। तो आपको क्या करना है पहले आपको पता है 2 3 पैरेलल में है तो 2 पैरेलल 3 कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आपको ये भी पता है कि चौथा वाला भी पैरेलल है, जो तीसरा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 4 ओम है वो भी क्या है पैरेलल है, पैरेलल टू 4 कर। तो आपको क्या करना है इसमें ये ध्यान देना है कि हर 2 रेशियो के बाद आपको ब्रैकेट का यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पहले इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है, फिर बचे हुए जो वैल्यू आएगा उसको अगले ब्रैकेट में रखे हुए वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है इसमें कितने रेशियो 2 रेशियो, एक 2 ओम का एक 3 ओम का, और 2 ओम और 3 ओम के सॉल्व करने का तरीका सिंपल हमने बता दिया R1 * R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो आपको क्या करना है ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है 2 * 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 कर लेना है और ये किसके पैरेलल है पैरेलल टू 4। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा अभी आपको ये 6/5 आ जाएगा पैरेलल टू 4 आ जाएगा और 6/5 की वैल्यू अभी आपको बताएगा 1.2 पैरेलल टू 4। अब आपको अब फिर से 2 रजिस्टर तैयार हो गए, एक की वैल्यू कितनी हो गई 1.2 हो गई और एक की वैल्यू 4 हो गई। तो अब इसको सॉल्व करने का फिर वही पुराना तरीका, अब 2 रजिस्टर हो गए, अब 3 नहीं रहे, यहां तक 3, लेकिन इस 2 को आपने क्या करें रिड्यूस कर करके एक सिंगल रजिस्टर में बदल दिया। उस सिंगल रजिस्टर की वैल्यू क्या है आपका 1.2। तो सिंगल रजिस्टर की वैल्यू 1.2 ओम है। अब जो एक रजिस्टर आपका साथ में चला आ रहा था, ये चला आ रहा था 4 ओम का, इस सिंगल के साथ ये सिंगल मिलकर करके कितने रजिस्टर हो गए 2 ओम, सॉरी 2 रजिस्टर हो गए। और 2 रजिस्टर के लिए फिर वही फार्मूला R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो यहां पे क्या लिखेंगे आपको 1 + R6 1.2 * 4 डिवाइडेड बाय 1.2 + 4। ये कितना आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 5.2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जितना आएगा समथिंग ओम हमारा है वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 3 रजिस्टर सॉल्व करना। मान लीजिए एक रजिस्टर और होता है पैरेलल टू 5, तो
तो आपको समझना यही है कि जितने भी पैरेलल में रहने दीजिए। आपको क्या करना है कि हर एक दो रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर में बदलते चले आना है। पहले 2-3 को सिंगल रजिस्टर में बदल लिए, ये हो गया 1.2। फिर अब इसके साथ 4 का इस 4 को यूज करते हुए एक सिंगल रजिस्टर में बदल लेंगे, जब वो सिंगल रजिस्टर की वैल्यू किसके बराबर होगा, ये 4.8 डिवाइडेड बाय 5.2 की वैल्यू के बराबर होगा। अब इस वैल्यू को हमको किसके साथ यूज करना है, पाई के साथ, पैरेलल टू पाई। तो जब इसके साथ यूज करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सिंगल रजिस्टर और ये सिंगल रजिस्टर, मतलब दो रजिस्टर तैयार होंगे आपके साथ। अब दो रजिस्टर तैयार हो गए तो आप उसी फार्मूले को फिर यूज कर लीजिए, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इस चीज को यहाँ पे इस पैरेलल केस में ध्यान देना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि हमको एक साथ कई वैल्यू को नहीं लिखने की, 4 रजिस्टर है तो R1 R2 R2 into R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, क्योंकि वो स्टेप गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैथमेटिकली यहाँ समझा देगा। आपको जब भी सॉल्व करना है दो को एक साथ सॉल्व करिए, उसको सिंगल में बदलिए, फिर उसको अगले के साथ यूज करिए, फिर वो दो के तरह काम करेगा, फिर उस दो को सॉल्व करके फिर सिंगल में बदलिए, फिर उसको अगले के साथ यूज करिए। इस तरीके से हमारा ये आपका पैरेलल कनेक्शन होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो करते हैं अभी हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो जो कि हमने बताया दोनों में दो प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में बात की जा रही थी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में वो रेजिस्टेंस इन सीरीज तभी कराएंगे जब उनमें दो प्रॉपर्टी आपको दिखी थी कि करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए हर एक रेजिस्टेंस में, और वोल्टेज ड्रॉप होने वाले एक रेजिस्टेंस का वो अलग-अलग। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है कि जो करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टर की वो अलग-अलग होगी, लेकिन जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हर एक रेजिस्टर के क्रॉस पर वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब जो तीसरा कनेक्शन है वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल। इसके नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या है कि रेजिस्टेंसों का जो कॉम्बिनेशन है इसमें कुछ आपस में सीरीज में होंगे, कुछ आपस में पैरेलल में। तो कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में, इसी की आपको पहचान करनी है। पहचान किस बेस पे होगा, वो बात करेंगे कि जो आपको प्रॉपर्टी बताई है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो करंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो करंट बेस्ड प्रॉपर्टी क्या बताई गई थी कि सीरीज में आपका क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम होगी और पैरेलल में जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डिफरेंट होगी। तो जैसे एक सिंपल सर्किट लेके हम लोग समझते हैं। एक सिंपल सा सर्किट हम लोग लेके चलेंगे जिसमें तीन रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। इसमें एक R1 रजिस्टर है, एक R2 रजिस्टर है, एक R3 रजिस्टर है। और ये तीनों रजिस्टर क्या है, किसी एक V वोल्ट की बैटरी के साथ से आपस में कनेक्ट है। लेकिन अब इसमें कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, वो आपको तब तक कहना मुश्किल होगा जब तक आपको उसकी पहचान नहीं होगी। आपको एक बार पहचान हो गई तो आपको कुछ भी करना नहीं होगा, केवल आप विजुलाइज करके ही आप बता देंगे कि ये रजिस्टर सीरीज में है, ये रजिस्टर आपको पैरेलल, ये सारे रजिस्टर आपके पैरेलल है। लेकिन जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो ये तब तक ये आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा टफ काम होगा जब तक आप इसकी पहचान नहीं कर सकते। तो पहचान करना कैसे है, तो हमने बताया कि R1 R2 आदि तीन रजिस्टर लिखे थे, इसमें कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, इसी को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तब तक मुश्किल है जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर है। तो अब हमको क्या सोचें कि R1 R2 सीरीज में है, क्या R1 R2 पैरेलल में है, क्या R1 R3 सीरीज में है, क्या R1 R3 पैरेलल में है, क्या R2 R3 सीरीज में है, क्या R2 R3 पैरेलल में। इसका पहचान करने का एक सिंपल बेसिस आपको प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होगा। तो प्रॉपर्टी बताई गई थी करंट बेस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान देना होगा। करंट बेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि करंट की वैल्यू जहां तक सेम है वहां तक के बीच में आने वाले सारे रेजिस्टर क्या होंगे, सीरीज होंगे, और करंट की वैल्यू जहां पे डिफरेंट होगी उनमें आने वाले रेजिस्टर क्या होंगे, पैरेलल। तो देखिए अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो ये दो टर्मिनल के बीच में जुड़ा होगा। ये तो आपको जानना ही है कि हर एक बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको ये समझना है कि अगर ये 20 वोल्ट से जुड़ा हुआ है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। और आपका करंट का सर्कुलेशन तभी होगा, आपको बताया गया था कल कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी करती है जब तक सर्किट क्लोज होता है। अगर सर्किट ओपन होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस 20 वोल्ट से 1 एम्पीयर का कोई करंट चल रहा है
तो आई एम्पियर का जो करंट चलेगा वो क्या होगा, इस एंड तक आएगा, क्योंकि सर्किट क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज नहीं होता तो करंट फ्लो ही नहीं करता, अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करता। तो अब बात कर रहे हैं क्या कि अगर यहाँ से आई एम्पियर का करंट चल रहा है तो आई कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। अब आपको देखना क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हो क्या रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देख रहे हैं कि यहाँ से आई चल रहा है, यहाँ तक आई मिल रहा है, यानी कि आपको ये क्लियर है कि सर्किट क्लोज है। अब बात करेंगे क्या कि ये जो आई चल रहा है वो पहले कहाँ तक आया, पहले ये R1 को पास करके इस पॉइंट तक आया, ठीक। ये जो आई एम्पियर का करंट चल रहा है वो R1 को पास करके इस पॉइंट तक आएगा, और इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, ये करंट ब्रेक हो जाएगा, एक इस साइड में चला जाएगा और एक इस साइड में चला जाएगा, ठीक। तो एक अपर साइड में चला जाएगा, तो अपर साइड में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस क्या है, R2, और लोअर साइड में चला जाएगा, उस साइड में जुड़ा हुआ करंट रेजिस्टेंस क्या है, R3। तो ऊपर के साइड में जो करंट जा रहा है उसको मान लिया वो I2 है, जो नीचे के साइड में जो करंट जा रहा है वो मान लिया I3, ठीक। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, क्या है, अलग अलग है, इसलिए करंट की वैल्यू भी इसमें अलग अलग है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे R2 दिखाते इसमें फ्लो करने वाला करंट भी I2 होता। क्यों होता कि अगर इक्वल रेजिस्टर है तो इक्वल रेजिस्टेंस में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। एक बेसिक कांसेप्ट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जब आगे हम लोग आपको करंट डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल बताएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि अगर दो रेजिस्टेंस में अगर हम करंट डिवाइड कर रहे हैं, अगर रजिस्टर की वैल्यू वहां पे अलग अलग है तो करंट की वैल्यू भी अलग अलग है। लेकिन अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम है तो वहां पे जो करंट की वैल्यू आएगी उनमें डिवाइड होकर के वो वैल्यू सेम है। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर रजिस्टर सेम है, अगर ये R2 है तो करंट यहाँ पे अगर I2 जा रहा है, इस R2 में I2 जा रहा है तो इस R2 में भी I2 ही जाएगा। लेकिन अगर रजिस्टर अलग है तो इसमें फ्लो करने वाला करंट भी अलग है, ठीक। अब बात करेंगे क्या कि ये I2 क्या हो गया, ये क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होकर करके R2 को पास करते हुए यहाँ तक आ जाएगा, और जो करंट I3 है वो R3 को पास करते हुए यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। अब ये I2 यहाँ तक आ गया और I3 यहाँ तक आ गया, तो ये I2 आ गया, ये I3 आ गया, और फिर ये इस पॉइंट पे जुड़ गया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये करंट I ब्रेक हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये I2 और I3 क्या होगा, मिल गए। मतलब इस पॉइंट पे I2 I3 के फॉर्म में ब्रेक हुआ और इस पॉइंट पे I2 I3 के फॉर्म में मिल गए, जुड़ गए, और जुड़ करके ये दोबारा I बन करके निकल गए। तो अब आपको देखना क्या है कि करंट की वैल्यू कहाँ अलग है, कहाँ से, तो देखेंगे कि R2 और R3 में करंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो आपको जो करंट बेस्ड प्रॉपर्टी बताई गई थी कि जहां सेम है वो सीरीज है, जहां डिफरेंट वो पैरेलल। तो आपको ये क्या दिख रहा है कि R2 और R3 में फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो आपको सिंपली ये समझ लेना है कि जो R2 और R3 सर्किट में जुड़े हुए हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हैं, वो पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो अगर इन दोनों की अगर ये पैरेलली जुड़े हुए हैं तो इनको हमको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कि R2 पैरेलल टू R3, ठीक। अभी हमने आपको बताया कि इस तरीके से अगर कोई पैरेलल वैल्यू लिखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ऊपर मल्टीप्लाई मतलब R2 * R3 हो जाएगा, और नीचे एडिशन R2 + R3। इसको सॉल्व कर लिए तो मान लीजिए कोई एक वैल्यू आ गई Rx, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल वैल्यू में चेंज हो जाता है, तो सिंगल वैल्यू वाला से सॉल्व होकर क्या आ गया Rx, यानी कि इन दोनों की वैल्यू चेंज होकर के एक सिंगल वैल्यू हो गई। ये दोनों वैल्यू किस तरह से कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। पैरेलली कनेक्शन का सॉल्यूशन इस तरह से करते हैं, और सॉल्यूशन जो वैल्यू आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, एक सिंगल वैल्यू के रेजिस्टेंस के फॉर्म में आएगा। वो सिंगल वैल्यू का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है। अब आपको करना क्या है, इस फिगर में आपको चेंज कर देना है कि इन दोनों के यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, एक Rx वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो फिगर में देखें, फिगर में केवल आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, अब बात करेंगे कि फिगर में ज्यादा चेंज नहीं करना है। ये देखें, ये पोर्शन है और इधर वाला ये पोर्शन है, केवल उतने में चेंज करना है जितने में आपने रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया। तो रिड्यूस करने का मतलब दो वैल्यू के रेजिस्टेंस को आपने एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर दिया। तो दो वैल्यू के रेजिस्टेंस को सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर दिया, वो वैल्यू किसके बराबर है, वो Rx के बराबर है। अब ये बात करेंगे, ये जो दो वैल्यू के रेजिस्टेंस थे इस सर्किट में कहां पे जुड़े थे, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में। तो आपको क्या करना है, इस सिंगल वाले वैल्यू वाले रेजिस्टर को भी क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ला करके जोड़ देना, जिसकी वैल्यू कितनी है, Rx, जिसकी वैल्यू कितनी है, Rx है। अब आपको आपने देखना क्या है
कि अब फिर से देखना कि करंट का फ्लो किस तरह से। तो अब देखेंगे जब दोबारा तो करंट जो यहाँ बी वोल्ट से आई एम्पीयर का करंट चल रहा था, जो R1 में पास कर रहा है वही आगे बढ़ते हुए RX में भी पास करेगा। तो जब RX में भी पास करेगा तो आपको ये दिख रहा है कि R1 में जो करंट की वैल्यू वो I के बराबर है और जो RX में जो करंट की वैल्यू वो भी I के बराबर है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि R1 वाले में बहने वाली करंट की वैल्यू RX में बहने वाले करंट के वैल्यू के बराबर, यानी कि दोनों रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है, सेम। और जब सेम वाला केस आएगा तो वो केस क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा, तो हमने बताया कि अगर दो रेजिस्टर सीरीज में है तो उनको रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल सिंबल क्या है, पॉजिटिव साइन। यानी कि इस केस में जो हम लोग लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, R1 प्लस RX। तो ये क्या हो जाएगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे R टोटल। ठीक, तो ये तो सर्किट को रिड्यूस कर करके सॉल्व लिखने का तरीका होगा। लेकिन अगर हम एनालिसिस करना सीख गए तो हमने बताया कि अभी आप जब तक प्राइमरी स्टेज पे होंगे तब तक आपको सर्किट को रिड्यूस करते हुए सीखना पड़ेगा कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज है। किस केस में, सीरीज पैरेलल के केस में। और लेकिन केवल सीरीज और केवल पैरेलल के केस में आपको पता है कि ये ऐसे अगर आपको पहचान में कि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनमें आपको छांटना ही नहीं कि कौन सा सीरीज कौन सा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी कि सारे के सारे सीरीज, और जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो सारे के सारे पैरेलल। लेकिन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वाले केस में कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, तो उस केस में आपको आपका क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो जब पहचानने का तरीका क्या है कि सर्किट को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करेंगे। तो जब स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। और जब रिड्यूस हो जाएगा तो आपको एक उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो जब आप इस स्टेज से प्राइमरी स्टेज से मतलब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इसको हम एक सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंगल लाइन में कि R टोटल इज इक्वल टू, तो आपको इसको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा, आपको फिगर देखते ही विजुअलाइज हो जाएगा कि हाँ ये पैरेलल में और ये सीरीज में। तो आपको रिप्रेजेंट इस तरह से करना, इस तरह से R2 पैरेलल R3 इन सीरीज विद R1। इसी को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इनसे जो वैल्यू आएगा उसको R1 के साथ सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो समथिंग ओम रेजिस्टेंस आएगा, वही समथिंग ओम रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक कल डिस्कस किया जाएगा।